everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. Dear class 9 students, hope you all are doing absolutely amazing. सब बहुत ही बढ़िया हैं and ready हैं आज के इस सेशन के लिए जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी बुक बी हाइव की एक ब्रांड न्यू पोएम जिसका नाम है विंड। हाँ जी, वही विंड, वही हवा, वही तूफान जो आप आए दिन देखते रहते हो या महसूस, देखते तो नहीं, बोलो मैम, महसूस करते हैं, फील करते हैं। सो नाउ हम क्लास 9th में आ गए, विंड की पोएम पढ़ेंगे। सो यू नो कि इतना इजी तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे विंड जो है एक सिंबॉलिक पोएम है। इट्स नॉट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट दी विंड, यानी जो हमारे कवि हैं उन्होंने विंड के थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहा है। तो उस पूरे मैसेज को मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। क्या क्या रहेगा वीडियो में एक बार बता देती हूँ। जो आपकी पोएम है उसके एग्जैक्ट स्टैंजाज रहेंगे, आपको लाइन टू लाइन में एक्सप्लेन करूंगी। एंड ऑल्सो हम कवर करेंगे सभी इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस या जो भी फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। नाउ बिगिनिंग विद फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो कवि हैं उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं अबाउट द पोएट। सुब्रमण्य भारती 1882 to 1921 is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era. And A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for his translation of classical and modern poetry. So now सबसे पहला कंफ्यूजन, मैम दो पोइट्स के नाम दिए गए हैं, असल में कवि कौन है? तो देखो एक्चुअल में क्या है ना कि यहाँ पे ओरिजिनली जो पोएम है वो सुब्रमण्य भारती जी द्वारा लिखी गई है। इज अ ग्रेट तमिल पोएट एंड इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, है ना, अंग्रेजी में किन्होंने ट्रांसलेट किया है? A.K. रामानुजन ने। तो बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन बोलो मैम पूछा जाए तब हम क्या करें? पोएट का नाम पूछें। तो अगर इफ दिस इज आस्क्ड कि हु इज द पोएट, तो आप क्लियरली बताओगे सुब्रमण्य भारती, क्योंकि ओरिजिनली इन्हीं ने लिखी है। एंड इफ एनी केस आपको ऐसा भी सवाल आता है कि हु हैज ट्रांसलेटेड दिस पोएम, ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? इस कविता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तब आप A.K. रामानुजन का नाम लेंगे। बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हार्टिली कि कवि एक्चुअल में कौन है? सुब्रमण्य भारती। ओके, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, इनके बारे में क्या दिया गया है कि सुब्रमण्य भारती बहुत ही ग्रेट तमिल पोएट हैं और वो जो है ना प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति, देश जागरूकता के लिए बहुत माने जाते हैं कि उस टाइम में उन्होंने बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी हैं जिससे जितने भी देशवासी हैं उनको बोलते हैं ना एक मोटिवेशन मिला है कि कैसे हम अपने देश को आज़ाद करें। एंड A.K. रामानुजन के लिए बताया है, वो बहुत ही फेमस कन्नड़ और इंग्लिश पोएट हैं और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं अपने ट्रांसलेशन के लिए, यानी दूसरी लैंग्वेजेस से जो है अगर कोई कवि दूसरी लैंग्वेज में लिखता है तो इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्लियर है बिल्कुल ही। चलिए, तो पोएट्स के नाम की कहानी यहाँ होती है खत्म। अब जो है आपसे एक सवाल पूछा गया है छोटा सा। एक बात बताई है कि द विंड ब्लो स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो एक तो होती है हवा चल रही है, नॉर्मल एयर, एक होती है विंड। विंड बेसिकली हम क्या कहते हैं? वही जो तूफान आता है ना, तूफान आता है। अगर विंड जो है प्यार से चले ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी जो है रफ्तार बढ़ जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो कितना डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कितनी तबाही, यानी कितना कुछ वो नष्ट कर जाती है। आपने अगर किसी ने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया हो, है ना, या फिर कभी आपने टेलीविजन में देखा होगा, कितनी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे तेज हवा से जो है कितनी सारी पेड़ उजड़ जाते हैं एंड इवन लोगों के घर तक, घर की छतें, उनकी रूफ्स भी गिर जाती हैं एंड इससे लाइफ को कितना ज़्यादा नुकसान होता है ना, डिस्ट्रक्ट कर सकती है। सो अब यहाँ पे सवाल ये है कि हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, यानी कोई अगर तबाही कॉज करता है जैसे विंड है, तो यार अब हम उसे अपना दोस्त कैसे बना लें? दोस्त बनाने का मतलब क्या कि वो हमारे जीवन में कोई भी नुकसान हमें नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, अपने आइडियाज हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए। सो अब यहाँ पे चिंता मत करो, जो कवि हैं वो आपको क्लियरली बताएंगे कि आप विंड को अपना दोस्त कैसे बना सकते हो। So beginning with the first stanza that you can see, what I will do is मैं stanza पढ़ूंगी, आपको मीनिंग समझाऊंगी, then हिंदी में भी आपके लिए जो है हमने लिख रखा है आपकी सुविधा के लिए ताकि आपको आसान हो पढ़ने में। चलिए। Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. तो यहाँ पे अब कवि ने शुरुआत कैसे करी? विंड को बुला रहा है, विंड से वो बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे एक वार्तालाप चल रही है।
वो विंड को कहते हैं विंड कम सॉफ्टली इन द सेंस कि वो विंड को कहते हैं धीरे धीरे चलो, अरे तुम इतनी तेज क्यों चल रही हो, कितना नुकसान हो जाएगा हमें। तो वहां वो क्या कहते हैं, विंड कम सॉफ्टली, कि तुम धीरे धीरे आओ। फिर आगे कवि कहते हैं डोंट ब्रेक दी शटर्स ऑफ दी विंडोज, यानी खिड़कियों में ये जो शटर लगे रहते हैं ना, शटर झिलमिली जिसे कहते हैं, तो बोलो तुम, क्योंकि अब आपने कभी ऑब्जर्व किया हो जब बहुत तेज हवा चलती है तो सबसे पहली आवाज जो आती है ना खिड़कियों के ऐसे ऐसे शटर जो है ना हिलने की, isn't it? तो वो कहते हैं कि डोंट ब्रेक दी शटर्स ऑफ दी विंडोज, खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर दी पेपर्स, एंड सबसे पहले जो पेपर, जो कागज यूजुअली रखे रहते हैं, तो हमें पता है पेपर का वेट बहुत ही लाइट होता है, तो जैसे ही तेज हवा चलती है सबसे पहले जो है ना पन्ने इधर के उधर उड़ने चालू हो जाते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि डोंट स्कैटर, स्कैटर का मतलब क्या होता है, बिखेरना, है ना, किसी भी चीज को बिखेरना का मतलब होता है स्कैटर। यहाँ कवि कहते हैं विंड को, हाँ नहीं विंड से ही बोल रहे हैं बिल्कुल, कि तुम जो है थोड़ा धीरे धीरे चलो और विंडो के शटर्स को तोड़ो मत, पेपर्स को इधर उधर, मेरे जितने भी काम के कागजात हैं भाई इनको इधर उधर तुम मत बिखराओ। एंड देन लास्ट में कहते हैं डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ पे जो बुक्स रखी हुई हैं, है ना, शेल्फ यानी जो ताक पे किताबें रखी होती हैं उनको जो है नीचे मत गिराओ। और ऐसा होता है बहुत तेज हवा चलती है ना, तो इवन शेल्फ से जो किताबें हैं सब कुछ जो है ना तूफान जैसा आता है तो वो भी नीचे गिरने लगती है। तो यहाँ कवि पहले स्टैंजा में बहुत क्लियर है, क्या कह रहे हैं, यानी मना कर रहे हैं, ज्यादातर तो वो क्या कर रहे हैं ना, विंड को मना कर रहे हैं कि तुम जो है धीरे धीरे आओ, पहली बात तो विंडोज के शटर्स को मत जो है तोड़ो, कागज मत बिखेरो और बुक्स को शेल्फ से नीचे मत गिराओ। क्लियर है? अभी तो आपको विंड विंड ही लग रही है, अभी आगे पता चलेगा कि विंड किस तरह से एक सिंबल है। सो फटाफट से नीचे अनुवाद देखते हैं। पवन धीरे धीरे चलो, खिड़कियों की झिलमिली को मत तोड़ो, कागजों को मत बिखेरो और शेल्फ पर रखी पुस्तकों को नीचे ना गिराओ। ठीक है, फर्स्ट आंसर क्लियर है। अच्छा, फिगर्स ऑफ स्पीच में बता दूं, हम एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा मेन जो है काम क्या है, हम पूरी कविता को समझेंगे एंड कविता जब कंप्लीट हो जाएगी देन आप फटाफट से आके जो है सारे फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे। ओके, चलो मूविंग ऑन टू स्टैंजा नंबर 2। अब स्टैंजा 2 में पोएट कहते हैं देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings। अब यहाँ पे कवि विंड को कहते हैं, पहले तो मना कर रहे थे कि ये मत करो, अब कहते हैं देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया, मतलब विंड से कह रहे हैं देखो तुमने क्या कर दिया। you threw them all down, threw वर्ड थ्रो का पास्ट टेंस है ना, थ्रो यानी फेंक दिया। तुमने जितनी भी चीजें थी, कागज, खिड़की, घर में जो भी रखा हुआ था, तुमने सब जो है नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, टोर वर्ड TORE, टोर, ये किसका पास्ट टेंस होता है, TEAR, टीयर, इसका मतलब क्या होता है, फाड़ना, है ना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं, कभी आपने ऑब्जर्व किया हो जब बहुत तेज हवा चल रही होती है ना, आपकी कोई किताब खुली रखी होती है तो उससे ना पन्ने अपने अपने आप पलटते हैं, एंड इफ वो बहुत तेज होती है ना तो कुछ पन्ने तो सही में फट भी जाते हैं। तो यहाँ कभी वही बता रहे हैं, अब तुम समझ जाओ कि अगर पन्ने फट रहे हैं तो इस विंड की, इस तूफान की रफ्तार कितनी तेज है। तो कहते हैं यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए, एंड उनने क्या कहा, यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम ही वो हो जो बारिश को फिर से लेके आए हुए। होता है ना जब बहुत तेज आंधी चलती है, तूफान चलता है तो साथ में बारिश भी आ जाती है। सो यू ब्रॉट, ब्रॉट वर्ड किसका पास्ट टेंस है, ब्रिंग का। ठीक है, आई होप सबको याद आता जा रहा है। ठीक है, ब्रिंग प्रेजेंट टेंस है, ब्रॉट उसका पास्ट टेंस है। सो यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम ही हो जो वर्षा को वापस लेके आए हो। नाउ यहाँ पे विंड को कॉमेंट करते हैं कवि, कहते हैं यू आर वेरी क्लेवर, क्लेवर यानी विंड को कहते हैं तुम बहुत जो है ना चालाक हो, है ना, यू आर वेरी चालाक ब्रो, कहता है बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यानी इसका मतलब, वीकलिंग का मतलब क्या हुआ, वीक वर्ड सुना है आपने, वीक मतलब कौन होते हैं, कमजोर। तो वीकलिंग्स वो लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। तो यहाँ पे कवि कहते हैं यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन, पोकिंग का मतलब क्या होता है, किसी की खिल्ली उड़ाना, है ना, किसी का मजाक बनाना। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हमें पता चलता है कि कवि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। यहां वो कहते हैं कि विंड तुम तो बहुत चालाक हो,
तुम जो है वीक चीजें का मतलब क्या हुआ, जैसे घर में पेपर वगैरह हो गए, या फिर विंडोज की शटर्स हो गए, है ना, या फिर किताबें हो गई, तो कोई भी जो भी सबसे वीक चीज है, कभी भी हवा चलती है आप देखोगे, कोई भारी सा, यहाँ पे आप देख लो, कोई भारी सा मान लो लैपटॉप रखा है, तो पहले लैपटॉप थोड़ी ना उड़ेगा, सबसे पहले कौन उड़ेंगी, कमजोर चीज है, जैसे पन्ने हो गए, कागज हो गए, हल्की हल्की, तो इवन पेन्स भी उड़ने लगती हैं, है कि नहीं। तो जितनी भी वीक चीजें होती हैं वो पहले उड़ने लगती है। तो यहाँ पे कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि वीकलिंग से उनका मतलब सिर्फ चीजों से नहीं है, उनका मतलब है पीपल से। यानी वो लोग जीवन में जो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, कमजोर इन द सेंस का मतलब जिनका हौसला मजबूत नहीं होता, जो हर छोटी चीज में जो है ना घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं कि क्या होगा, ये होगा। तो विंड जो है, विंड रूपी, विंड किसका सिंबल है यहाँ पे, विंड इज द सिंबल ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ। देखो हर किसी के जीवन में, अमीर हो, गरीब हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, डांसर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, एनीवन, कोई भी हो ना, सबके जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे लिए जो चीज प्रॉब्लम हो वो आपके लिए भी प्रॉब्लम हो, इज़न्ट इट। तो वैसे ही यहाँ पे विंड क्या दर्शाता है, जीवन में प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं, एंड वो ऑब्स्टिकल्स सबसे पहले किसको गिराते हैं, यानी जीवन में कोई भी मुश्किल आई तो सबसे पहले कौन पीछे हट जाता है, कौन घबरा जाता है, जो बहुत ही कमजोर हो, वीकलिंग्स। तो आप समझे यहाँ पे विंड किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है, विंड प्रतीक है जीवन में प्रॉब्लम्स का। एंड यहाँ बताता है कि विंड तुम तो बहुत ही चालाक हो, यानी ये जितनी भी तकलीफें हैं ना हमारे जीवन में, ये बहुत ही चालाक होती हैं। इनका क्या होता है मकसद कि भाई ये हमको गिरा दे, ये हमें तोड़ दे, और ताकि ये इंसान हार मान जाए। एंड सबसे पहले हार कौन मानते हैं, जो वीक होते हैं, जो बहुत ही कमजोर होते हैं। क्लियर है, बात समझ आई। चलिए तो अब एक बार हिंदी अनुवाद देखते हैं। वहां देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने उन सभी को नीचे गिरा दिया, तुमने पुस्तकों के पृष्ठों को फाड़ दिया है और तुम ही पुनः वर्षा ले आई। कमजोरों की खिल्ली उड़ाने में तुम बहुत ही ज्यादा चतुर हो। पोकिंग फन का मतलब क्या होता है, खिल्ली उड़ाना। ऑलराइट, सेकंड स्टैंजा क्लियर है। चलिए आते हैं थर्ड स्टैंजा में। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. अब थर्ड स्टैंजा काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड का काफी बार रेपिटेशन हुआ है, दैट इज crumbling. तो फ्रेल का पहली बात तो मतलब होता है कमजोर, है ना। वीक का सिनोनिम है फ्रेल, जिसका मतलब होता है कमजोर। एंड क्रम्बलिंग का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग का मतलब होता है तोड़ना, है ना। किसी भी चीज को तोड़ना मतलब होता है जैसे क्रम्बल कर देता है ना, तोड़ देना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि विंड तुम आई हो, तुमने जितने भी फ्रेल, फ्रेल यानी सबसे पहले तुमने किनको नष्ट किया, जितने भी कमजोर जो हैं घर हैं उनको तोड़ दिया, दरवाजे हैं, जितने भी राफ्टर्स हैं यानी शहतीर हैं उनको तोड़ दिया, लकड़ियां हैं, जितने भी इंसान हैं, जो भी बॉडीज प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना, जितनी भी जिंदगियां हैं, जितने भी दिल हैं, जो कमजोर हैं, जो फ्रेल हैं, FRAIL, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, उनको तुम तोड़ती हुई आई हो। और यहाँ पे किसकी बात की गई है, यहाँ पे बात कही गई है विंड गॉड की, है ना। विंड गॉड जिन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं, हमारे पवन देव, है ना। तो यहाँ पे रेफर किया गया है कि द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोज एंड क्रशेस, क्रश का मतलब तो होता है किसी भी चीज को एकदम रौंद देना, एंड विनो का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फटक देना। जैसे विनोइंग, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। विनोइंग आपके घर में भी होती होगी, है ना, बहुत जगह होती है, गाँव में भी होती है, अपने यहाँ भी करते हैं। जैसे जो ग्रेन्स होती है ना, ग्रेन्स जैसे दालें वगैरह होती हैं, है ना, या फिर कुछ चावल भी होते हैं, तो जितनी भी ग्रेन्स होती है ना, चावल हो जाते हैं मोस्टली, तो उनमें ना विनोइंग करते हैं। विनोइंग यानी बेसिकली क्या होता है कि उस अनाज को जो है ना आप साफ करते हो, ऐसे 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 फटक के। देखते हैं ना कभी कभी मम्मियाँ चावल साफ करती हैं, गेहूं साफ करते हैं, है ना, तो ऐसे ऐसे जोर जोर से फटक फटक के उसको साफ करते हैं ताकि उसके छिलके पूरे निकल जाएं। एंड सबसे पहले किसके छिलके निकलते हैं, जो कमजोर कमजोर सी होंगी उसके छिलके निकलते जाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं पवन देव जो है वो सभी को, यानी जितने भी कमजोर दरवाजे, घर, दिल होंगे, उनको वो बिल्कुल पूरी तरीके से फटक देते हैं, पूरी तरीके से जो है तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे घर, दरवाजे, बॉडीज, लाइफ्स का मतलब सिर्फ इनसे नहीं है, इसका मतलब यही है
कि जीवन में जो भी बहुत ही ज्यादा खुद को वीक समझता है, जो भी खुद को नीचा समझता है दूसरों से, है ना, जिसमें हिम्मत नहीं होती है कुछ करने की, तो सबसे पहले जो है जो तकलीफें होती है ना उसको नीचे गिरा देती है। एंड वो इंसान जो डटे रहता है, जिसमें डिटर्मिनेशन है, लाख मुश्किलें आए भाई हम चलते रहेंगे, क्योंकि मुश्किलें तो आनी है। सॉफ्ट जिंदगी, ऐसे स्मूथ जिंदगी जीने का क्या मतलब भाई, है ना। मुश्किलें आएंगी तभी तो कुछ कर दिखाने का जज्बा होगा। बताओ मुझे एक बात, तुमको सारे ऐशो आराम मिल जाए तो क्या मतलब कुछ करने का, लगेगा ना आराम करते रहें। ये वही प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स तो मैं कहती हूँ ना, दर्द भगवान की जो देन है, ऐसा कहा जाता है, दर्द जो है भगवान की देन है। यानी जो भी दिक्कतें आती हैं आपको, है ना, जो भी दिक्कतें आती हैं उससे आपको बेटर करने को मोटिवेशन मिलता है, राइट। तो यहाँ पे आपको आई होप ये स्टैंजा क्लियर होगा। आइए अनुवाद देखते हैं। कमजोर टूटते हुए घर, टूटते हुए दरवाजे, टूटते हुए शहतीर, टूटती हुई लकड़ी और टूटते हुए शरीर, टूटता हुआ जीवन एंड टूटता हुआ दिल, पवन देव इन सभी को फटकता व रौंदता है। Then the next stanza says, he won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. अब मेरी बात को है ध्यान से सुनिएगा। पीछे आपने जो 2-3 स्टैंजा पढ़े उसमें जो है ना, कवि क्या कह रहे हैं, विंड को बोल रहे हैं, है ना, विंड को बोल रहे हैं, विंड को बता रहे हैं कि यार ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ठीक है। अब देन आगे स्टैंजा में कवि कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, he won't do what you tell him। भाई साहब तुम हवा को कहोगे धीरे चलो तो क्या वो चलने लगेगी, हैं। बोला कि बाहर खड़े हो, अरे हवा धीरे चल जाए यार प्लीज, तो क्या वो तुम्हारे कहने पे चलने लगेगी? नहीं। तो यहाँ पे विंड से वो मतलब कह रहे हैं कि जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अब तुमने कहा ओ प्रॉब्लम मत आना, तो क्या वो बोलेगी अच्छा ठीक है मैं नहीं आऊंगी? नहीं, वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। तो अब एक बात बताओ, इफ समवन जो हमारे कहने पे चेंज नहीं होता है तो क्या करना चाहिए? हम खुद बदल जाते हैं ना उस चीज के लिए। तो यहाँ कवि कहते हैं सो कम, तो चलो, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो अब हम कमजोर नहीं मजबूत घर बनाते हैं। तो यहाँ घर से सिर्फ मतलब उनका जो है 4 दीवारी, वो लकड़ी और ईंट से बने हुए घर नहीं, घर से इनका मतलब है लेट्स बिल्ड जो है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। हम अपनी जो है पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करें, खुद को मजबूत करें, खुद के इरादे मजबूत हों हमारे, राइट। हमारा जो विल पावर है उसे हम स्ट्रॉन्ग करें। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और घर के अंदर जो दरवाजे होते हैं जो टूट जाते हैं उन्हें हम फर्मली, फर्मली का मतलब क्या होता है? मजबूती से, उन्हें हम जो है मजबूती से जोड़ें। तो घर के दरवाजे से इनका कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे जितनी भी फीलिंग्स हैं, हमारे जितने भी हम आसपास जो लोगों के साथ रिलेशन है ना, जो हमारा डिटर्मिनेशन है उसको हम मजबूत रखें। क्योंकि अगर कमजोर रहोगे तो सबसे पहले प्रॉब्लम में कौन घबरा जाता है? कोई भी कमजोर इंसान। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में यार आपको बता दिया कि सिलेबस में एक चैप्टर और बढ़ गया, तो जितने भी जो है ना आप मानोगे आलस करने वाले बच्चे हैं, जो वीक बच्चे हैं, घबरा जाएंगे। लेकिन एक जो कुछ लेयर वाले बच्चे होते हैं जो मजबूत होते हैं, नहीं यार ठीक है, लाइफ में कोई एक नई प्रॉब्लम आई है, हम उसको फेस कर लेंगे। क्लियर है? देन कहते हैं प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और किसका प्रयत्न करें? अपने शरीर को मजबूत करने का। शरीर को मजबूत करने का मतलब क्या है? अच्छा सिर्फ जरूरी नहीं है बॉडी बिल्डिंग, बोलो ठीक है मैम कल से हम जिम, जितने भी लड़के हैं ठीक है मैम हम कल से जिम जा रहे हैं, बॉडी को मजबूत करेंगे। अरे बॉडी से मजबूत सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेंटल स्ट्रेंथ। बिकॉज मैं बता रही हूँ मैंने लाइफ में इतने लोग देखे हैं, और देखें क्या, मैंने खुद अपने हिसाब से एक्सपीरियंस किया है। मैं खुद एक एग्जाम्पल है उसकी कि कहीं ना कहीं फिजिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं जीवन में, बीमारियां आती हैं, वो कभी नहीं जाती हैं। लेकिन अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत हो, अगर आपके पास विल पावर हो कि नहीं यार मेरे को ये प्रॉब्लम है बट मैं आगे बढ़ पाऊंगी, तो विल पावर इज एवरीथिंग। यानी एक बार आप फिजिकली डाउन हो भी जाओगे, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो ना, आप पार लग जाते हो, राइट। तो यहाँ पे प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी का मतलब यही है कि आप अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को एंड इवन अपने मस्तिष्क को, जो आपकी थिंकिंग है आप उसे पॉजिटिव रखिए और जो है बिल्कुल स्ट्रांग रखिए, तो आपको कोई भी तूफान नहीं गिरा पाएगा। क्लियर है? चलिए तो आइए देखते हैं इसका अनुवाद। वह यानी पवन देव जो है वह कार्य नहीं करेंगे जो आप उनसे करने को कहेंगे। ही वोंट डू यानी जो पवन है, पवन के देव हैं, आप जो बोलोगे वो तो वो नहीं करेंगे। अतः आइए मजबूत घर बनाएं, हम दरवाजों को मजबूती से बंद करें एंड शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करें। एंड इन द नेक्स्ट स्टैंजा ही सेज, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट,
Do this and the wind will be friend with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. My most favorite line from this particular poem. यहां पे कहते हैं कि आइए हमारे जो दिल है, मेक दी हार्ट स्टेडफास्ट. स्टेडफास्ट का यहाँ पे मतलब होता है कि हम अपने दिल को जो है ना एकदम निष्ठावान बनाए, एकदम विश्वासी, फुल ऑफ होप बनाए, राइट कि एक स्टेडफास्ट लव जिसे हम कहते हैं ना, विश्वास पूर्वक जो चीज होती है उस पर हम विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें. डू दिस, एंड अगर हम ये सारी चीजें करेंगे, कौन सी सारी चीजें, कि हम अपने शरीर को मजबूत रखें, फिजिकली भी, मेंटली भी, अपने हौसलों को जो है डगमगाने नहीं दें, अपने दिल में एक विश्वास रखें कि दिस टू शैल पास. अगर कोई भी दिक्कत आती है दिल में, बस है ना ऑल इज वेल वाली चीज रखनी चाहिए कि भाई ऑल इज वेल, ठीक है, सब हो जाएगा ठीक. अगर आप ये सब कर लोगे ना तो विंड जो है आपकी दोस्त बन जाएगी. हाँ जी, वही सवाल जो शुरू में पूछा था उसका जवाब दे दिया है. विंड, अच्छा विंड का मतलब क्या है पता है ना सबको? प्रॉब्लम, लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं, तो जीवन में जो प्रॉब्लम है ना वो हमारी दोस्त बन जाएगी. मतलब नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम आएगी ना तुम कहोगे अरे अरे आओ बैठो भाई साथ में चाय वाय पीते हैं थोड़ी, है कि नहीं. तो क्या बोला कि अगर दिल में हो हौसला है ना, और जो है तुम्हारे अंदर एक उमंग हो, एक जो बोल सकते हैं ना एक विश्वास हो कि दिस टू शाल पास, ये वक्त भी है बीत जाएगा, है ना. हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो हमें दिमाग में रखना है, राइट. तो विंड क्या, जीवन की जितनी भी तकलीफें हैं, ऑब्स्टिकल से बड़ी बड़ी सी दिक्कतें ना कुछ भी नहीं रहेंगी, हमारी दोस्त बन जाएंगी. द विंड ब्लोज आउट, अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. मैंने कहा ना ये मेरी लास्ट, ये जो दो है ना बहुत फेवरेट लाइन्स हैं. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. अब इसमें आपका थोड़ा ऑब्जर्वेशन चाहिए होगा मुझे. कभी आपने बॉन फायर देखा है, या आग कभी आप हल्की सी जलाओ, अच्छा ठीक है वो छोड़ो, बॉन फायर छोड़ो, माचिस जलाते हो, माचिस. तो जब आप माचिस जलाते हो तो जब माचिस से आप ना आग हल्की सी जल ही रही होती है, मतलब उसी वक्त चालू हुई होती है, तो वो बहुत ही वीक होती है ना, बहुत ही हल्की सी होती है. एंड जैसे ही हवा आती है वो बुझ जाती है ना. माचिस जलाई सबने मैच स्टिक, तो आप मैच स्टिक जैसे ही जलाते हो तब जो आग जलती है बहुत ही वीक सी होती है, तो वो एकदम से हल्की सी भी हवा आती है वो बुझ जाती है. लेकिन अगर आपने कभी देखा हो कोई फायर, कोई आग बहुत ही स्ट्रांगली लगी हो, मान लो आपने एक पूरी लकड़ी में जब आग लगा दी हो, तब आप उसमें ऐसे ऐसे हवा से करते हो ना, ऐसे ऐसे हवा करते हो फैन से यूं, या फिर न्यूज़पेपर से ऐसे हवा करते हो, तब क्या होता है वो स्ट्रॉन्ग फायर, और क्या करती है मैम वो फायर तो और उभरने लगती है. कभी आपने किया होगा बॉन फायर, लकड़ियां वगैरह जला के, है ना, सर्दियों में. तो सर्दियों में जब फायर वीक होती है तब तुम बहुत हवा नहीं करते हो क्योंकि बुझ जाती है. लेकिन वो जैसे ही आग बढ़ने लगती है और आप हवा करते हो तो वो और ऊपर, रोर एंड फ्लरिश. रोर का वैसे तो मतलब होता है दहाड़ना, दहाड़ने का मतलब क्या होता है, और ज्यादा लपलपाती हुई आग आती है, फैलने लगती है. तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कमजोर जितने भी लोग होते हैं उनको ये हवा नीचे गिरा देती है. यानी जीवन में परेशानी आती है, कमजोर लोग एकदम नीचे गिर के बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं मैं तो इस फील्ड में जाऊंगा नहीं, या मैं ये काम नहीं करूंगा, इसमें तो बड़ी तकलीफ है ना, और हर दूसरे महीने जो अपना काम बदलते रहते हैं. लेकिन जो स्ट्रांग लोग होते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी, जिनका विल पावर बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, प्रॉब्लम्स आती है ना वो लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं अरे वाह आ गया एक नया चैलेंज मेरे जीवन में. एंड वो एग्जांपल देखा है ना आपने, एक बॉल से खेलते हो, बॉल से, बॉल को बेटा आप जितना नीचे मारोगे ना उतना वो ऊपर जाएगी. तो ये वही कमजोर लोग हैं जिनको नीचे दबाओगे ना उनको मजा आ जाता है कि भाई अब मेरे पास मौका आया है कि मैं अपने जीवन में और ऊपर उठ सकता हूं. तो ही मेक्स, यानी विंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. तो तकलीफें जो है जीवन में वो जो है मजबूत व्यक्ति को और भी ज्यादा मजबूत बनाती जाती है. क्लियर है कि वो लोग डरते नहीं हैं इन प्रॉब्लम से, वो कहते हैं आने दो ठीक है, मुझे मौका मिला है अपने आप को फिर से स्थापित करने का, फिर से बताने का कि मैं कौन हूं, है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं, या फिर मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूं. का मतलब क्या कि जो तकलीफें हैं ना ये मुझे नहीं रोकेंगी मेरे गोल को परस्यू करने से. ठीक है, क्लियर है बात. अच्छा सा मैसेज मिला है सबको. क्यों होती है इंग्लिश की यार लिटरेचर में पोएम्स, मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि इससे लाइफ का एक मैसेज मिलता है. जीवन में तकलीफें सबको है, मैं मानती हूँ, आप स्टूडेंट्स हो आपको भी तकलीफें हैं, पढ़ाई की तकलीफ है, किसी को फैमिली में प्रॉब्लम है, बहुत सारी XYZ प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट. तो उससे आपको घबराना नहीं है कि यार अब नहीं हो पाएगा. बहुत स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं इस एज में कि एट अ वेरी यंग एज सब ना उम्मीद तोड़ देते हो,
एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अरे अब कुछ नहीं हो पाएगा, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, जीवन में बहुत रास्ते होते हैं, बस प्रॉब्लम से नहीं घबराना है। प्रॉब्लम आई तो समझो कि वो तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है, कि या तो तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो भाई वो गलत है, दूसरे डायरेक्शन में जाओ, या कोई ना कोई चीज वो आपको जरूर सिखाती है। आपको धीरे धीरे बड़े हो गए ना, एक्सपीरियंस करते हुए समझ आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अनुवाद देखते हैं। हृदय को विश्वासी व निष्ठावान बनाए, यह करें तो पवन देव हमारे मित्र बन जाएंगे। पवन कमजोरी से जल रही अग्नि को बुझा देती है और वही पवन देव शक्तिशाली आग को तेजी से जलाती है व बढ़ाती है। ओके, एंड नेक्स्ट वो कहते हैं हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। हिज फ्रेंडशिप, हिज, वैसे तो यहाँ पे हिज जो है पवन देव के लिए कहा गया है, लेकिन हमें पता है पवन देव की जगह कवि क्या कहना चाह रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स का मतलब क्या होता है, परेशानियां। परेशानियों से दोस्ती कर लोगे ना, बेनिफिट में रहोगे। क्यों? क्योंकि दुश्मनी करोगे तो परेशान तो तुमको वो वैसे ही करेगी। और होता है ना, किसी को दोस्त बना लो तो उल्टा उसके हमें पॉजिटिव चीजें दिखने लगेंगी, है ना, फायदे दिखने लगेंगे। वी प्रेज हिम एवरी डे। प्रेज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की प्रशंसा करना। तो कहते हैं हम उनकी प्रशंसा हर रोज करते हैं, क्योंकि आज मैं अगर यहाँ पे आपको खड़े होकर पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं जब पहले के टाइम को याद करती हूँ कि जीवन में जो प्रॉब्लम्स आई थी, आई थैंक देम, बिकॉज हो सकता है उन प्रॉब्लम्स की वजह से ही आज जो मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, अपने मेहनत से, है ना, अपने लगन से, और जो मुझे मोटिवेशन मिला है उससे, राइट। तो वी प्रेज हिम एवरी डे, यानी हर दिन हम उन मुश्किलों को, उन तकलीफों को याद करते हैं कि धन्यवाद है यार, आप आए तभी तो हमें अपना पोटेंशियल पता चला कि भाई मैं कितनी स्ट्रांग हूँ या मैं कितना स्ट्रांग हूँ। ओके, क्लियर है? तो उनकी मित्रता अच्छी है, यानी पवन देव, यानी ऑब्स्टिकल्स या परेशानियों से मित्रता अच्छी है। हम उनकी नित्य प्रति प्रशंसा करते हैं। नित्य प्रति यानी एवरीडे, हर रोज हम उनकी प्रशंसा करते हैं। ओके, चलिए, तो अब आई होप पोएम आपको समझ आ गई है। तो जैसा मेरा वादा था वो मैं निभाऊंगी। अब हम फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक बार पोएम क्लियर होना जरूरी है। चलिए, अब फिगर्स ऑफ स्पीच में यहाँ पे कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली लिख के बता देती हूँ, एंड जिसको भी नोट डाउन करना है ना, यू आर फ्री टू डू दैट, आप नोट डाउन कर सकते हो। फिगर्स ऑफ स्पीच या जो भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, ठीक है, हम उनकी बात करेंगे। यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखो क्लास 9th में आ गए हो तो आपको एग्जाम में लिटरेरी डिवाइसेस आते हैं, एंड इवन 10th क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ओके, समझते चलेंगे। चलिए, नंबर 1 में बात करती हूँ राइम स्कीम की। ओके, राइम स्कीम ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर, लेकिन हर सेशन में मैं कोशिश करती हूँ आपको बता दूँ। राइम आपने सुना है, हमेशा राइम बचपन से सुनते हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो यहाँ पे राइम स्कीम में क्या होता है, आपका जो पोम लिखी है, जो कविता लिखी है, उसके हर एक लाइन का जो आखिरी वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपकी कविता में जो हर लाइन लिखी है उसका हर आखिरी वर्ड में कैसा साउंड आता है, क्या बोला मैंने, कैसा साउंड आता है, वो आपको पहचानना है। जैसे सॉफ्ट ली का साउंड है, कैसा साउंड है, ली का साउंड है। तो जो साउंड आता है उसको हमको नेम देना है, कोई भी लेटर से नाम देना है। मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है, ए नाम दिया। फिर डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, ध्यान से सुनना, ली और विंडोज, सॉफ्टली और विंडोज, क्या इनका साउंड सेम है, आवाज सेम सुनाई दे रही है? बोलो नहीं मैम, सॉफ्ट ली का साउंड आ रहा है, विंडोज ज का साउंड आ रहा है, ओज का साउंड आ रहा है, तो ये तो अलग साउंड है। अब भाई जब साउंड अलग है तो नाम भी अलग दे दो, बी दे दो। गुड है, चलो। पेपर्स, कैसा साउंड है, अर्स का साउंड है, तो सॉफ्टली, विंडोज, पेपर्स, क्या साउंड सेम है? बोलो मैम कहीं से भी नहीं। देखो यहाँ पे ओस का साउंड है, यहाँ अर्स का साउंड है, पेपर्स, विंडोज, सुनना ध्यान से, अलग साउंड है, अलग लेटर दे दिया। अगला आ जाओ, लास्ट क्या है, शेल्फ। शेल्फ, तो सॉफ्टली, विंडोज, पेपर्स, शेल्फ, कहीं भी नहीं मिलता जुलता, तो डी दे दो इसको, ठीक है, डी दे दिया। पहला क्या था, ए बी सी डी। अब आगे आओ, ए बी सी डी लिख के रखा है यहां मैंने पिछले वाले। आगे वाले स्टैंजा में देखो क्या है, लास्ट वर्ड पूरा मत पढ़ो, लास्ट वर्ड पढ़ ले करो, डाउन। डाउन, कहीं भी था डाउन वर्ड जैसा कोई साउंड, आउन आउन जैसा? बोलो नहीं मैम, तो भाई लो एक और अलग ई कर दूं यहाँ पे मैं इसको, ठीक है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, बुक्स, बुक साउंड भी नहीं था कहीं, तो ये हो गया एफ, ठीक, यहाँ कहीं भी राइम है ही नहीं, देख लेना। यू ब्रॉट इट अगेन, यू ब्रॉट इट अगेन, एन है, ये ओन है,
डाउन का साउंड कैसे आता है? आउन। अगेन का साउंड कैसे आता है? अगेन। एन, मुंह से सुनो, है ना, मुंह को जो है ना थोड़ा खोल के बोलोगे अच्छे समझ आएगा। तो ई एफ जी, ठीक है, ये भी अलग हो गया। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, इंग्स का साउंड है, ये भी अलग है, ई एफ जी एच। तो अब मैं आपको क्लियरली बता दूं, बोलो मैम एक भी राइम नहीं आ रहा है, आगे भी जाओगे ना एक भी राइम नहीं आएगा। सो बेसिकली आपने ये ऐसी पोम अभी पीछे नहीं देखी होगी कहीं भी जो हमने पोम्स डिस्कस की हैं क्लास 9th में। तो जिस पोम में, ध्यान से सुनिएगा, जिस पोम में देयर इज नो राइम स्कीम, जिस पोम में देयर इज नो राइम स्कीम, वो पोम लिखी गई है फ्री वर्स में। फ्री वर्स का मतलब क्या होता है? नो राइम स्कीम, यानी इस पूरी पोम में कुछ रिपीट नहीं हुआ है। जैसे आप पहले देखते थे ना मैम, ए बी ए बी ए, ऐसे रिपीटेशन होता था, पर यहाँ तो कोई राइम नहीं है, यहाँ तो सब अलग है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आगे जाओगे और अलग आएंगे, आई एफ जे, तो जाएगा ही नहीं राइम। तो ऐसी पोम जो किसी भी राइम स्कीम, जिसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है, दैट इज अ फ्री वर्स। तो अगर आपसे सवाल आता है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ पोम विंड, सो यू विल टेल इट इज रिटर्न इन फ्री वर्स। ओके, कोई भी राइमिंग वर्ड्स यहाँ नहीं है। पहला कंसेप्ट क्लियर है, बहुत ही शानदार। चलिए फिर से आते हैं पहले स्टैंजा पे, आ जाओ, है ना। एंड डू कीप योर बुक्स विद यू, मैं सजेस्ट करती हूँ बुक्स या नोटबुक में आप ये नोट करते जाया करो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप बार बार देख रहे होगे डोंट डोंट डोंट, दिख रहा है मैम, क्लियरली दिख रहा है, डोंट 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 दिख रहा है हमको यहाँ पे। तो देखिए आपने एक तो पढ़ा है फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज रेपिटेशन, लेकिन यहां आप देखो ये पहली लाइन खत्म हुई, ये दूसरी और तीसरी, तीनों लाइंस का पहला वर्ड क्या है? सेम है। तो इन दिस केस जो हमारा सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच है, जहां पे यूज किया गया है लिटरेरी डिवाइस, दैट इज एनाफोरा। देखो लिटरेरी डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपके पोम्स में दी गए हैं क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें स्टडी करेंगे, ठीक है। एनाफोरा में क्या होता है? एनाफोरा में बेसिकली 2 और मोर लाइंस, ठीक है, 2 और मोर लाइंस में जो फर्स्ट वर्ड है, 2 और मोर लाइंस में जो फर्स्ट वर्ड है वो रिपीट होता है। क्या बोला मैंने? 2 और मोर लाइंस में, ये लाइन पूरी खत्म हो रही है, मेरी बात सुनना। अगर बेटा इसी लाइन में डोंट वर्ड आता, जैसे फॉर एग्जांपल डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द, डोंट, ऐसे बीच में कहीं आ गया डोंट, तो ये रिपीटेशन है। एक ही लाइन में एक ही पैराग्राफ में अगर वर्ड को बार बार यूज करोगे, दैट इज रिपीटेशन। लेकिन अगर अलग अलग लाइंस में वो वर्ड रिपीट हो रहा है, अलग अलग लाइंस में, देखो ना बेटा फुल स्टॉप है, आप देख पा रहे हो, है ना, फुल स्टॉप है, लाइन खत्म हो रही है यहाँ पे, लेकिन उसका फर्स्ट वर्ड रिपीट है, तो दिस टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड इज कॉल्ड एनाफोरा। तो एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं? आपको पहला पैराग्राफ दे दिया जाएगा, पूछेगा टेल मी व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच एंड लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर स्टैंजा। तो आप देख रहे हो डोंट 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 यहाँ पे रिपीट है, तो ये क्या हो जाएगा? एनाफोरा। क्लियर है बिल्कुल? एनाफोरा समझ गए? चलिए एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली और कोई फिगर ऑफ स्पीच, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, यहाँ पे और कोई भी हम फिगर ऑफ स्पीच यूज नहीं किया गया है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। देयर, लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you're very clever at poking fun at weaklings। तो अब यहां पे देखो कवि जो है किससे बात कर रहे हैं? बार बार किससे बात कर रहे हैं? विंड से। और विंड को क्या कह दिया कि तुम बहुत चालाक हो, यू आर वेरी चालाक ब्रो। तो यहां पे चालाक किसे कहा जाता है मुझे बताओ? चालाक क्या विंड की क्वालिटी है? नहीं मैम, ये तो इंसान की क्वालिटीज होती हैं, ये सब तो इंसानों में पाई जाती हैं चीजें ना, चालाक होना, चालाक होना, कमजोर होना, बेईमान होना, है ना, खुश होना, ईमानदार होना, ये सब तो इंसानी क्वालिटीज है। तो यहाँ पे विंड क्या है? विंड तो नॉन ह्यूमन थिंग है, नॉन लिविंग है ना, नॉन ह्यूमन मानते हैं, इंसान नहीं है। तो ऐसी कोई भी क्वालिटी, अब ध्यान से सुनिएगा। तीसरा क्या है? थर्ड इज ऐसी कोई भी क्वालिटी जो किसी नॉन ह्यूमन थिंग को दे दी जाए, ऐसी कोई भी ह्यूमन क्वालिटी जो किसी नॉन ह्यूमन थिंग को दे दी जाए, उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? व्हेन ह्यूमन क्वालिटीज
आर गिवन टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, है ना, ऐसी कोई चीज जो इंसान नहीं है लेकिन आपने उसे इंसानी क्वालिटी कहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे देती हूं। किसी पोएम में दिया है द स्काई इज प्रिटी। अरे प्रिटी तो इंसानों के लिए कहा जाता है, प्रिटी वुमन, प्रिटी लड़की, लेकिन स्काई कैसे प्रिटी हो सकता है? तो यहाँ पे स्काई इज प्रिटी से कौन सी बात बताना चाह रहे कवि कि भाई जो मैंने डिवाइस यूज किया है दैट इज पर्सोनिफिकेशन, आसमान को तुमने इंसान की क्वालिटी दे दी। क्लियर है? बात समझ आई कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पे यू आर वेरी क्लेवर, लुक व्हाट यू डिड, ये सब क्या है? ये सब है पर्सोनिफिकेशन, यानी कवि ने जो है विंड को एक इंसान के रूप में बताया है, जैसे कि तुम क्लेवर हो तो एक इंसान की क्वालिटी दे दी है। ओके, क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर, सब समझ गए होगे मैम। देखो अब यहाँ पे ये पूरा एक ही पैराग्राफ है, क्यों? क्योंकि कॉमा लगे हुए हैं। कॉमा लगे का मतलब क्या? सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है ना, एक ही सेंटेंस का पार्ट है ये, तो कॉमा लगे हुए यानी एक ही पैराग्राफ है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल नो, अगर एक ही पैराग्राफ में कोई वर्ड बार बार दोहराता है तो क्लियरली दैट इज व्हाट? रेपिटेशन। रिपीटेशन तो वैसे भी हम बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं। रिपीटेशन क्या मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में या एक ही पैराग्राफ में कोई एक वर्ड बार बार दोहराया जाता है। अच्छा, क्यों दोहराते हैं? क्योंकि वो उस शब्द का इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं, उस शब्द पे एम्फेसिस डालना चाहते हैं। व्हाट इज एम्फेसिस? यानी उस वर्ड पे जोर डालना चाहते हैं कि क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर, यानी टूटते हुए घर, टूटते हुए दिल, टूटते हुए हौसले। ठीक है, क्यों रिपीट करते हैं किसी वर्ड को? क्योंकि वो उस पर जोर डालना चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर अगर पैराग्राफ में पूछें तो आप क्या बताओगे? व्हाट इज द लिटरेरी डिवाइस? इट इज रेपिटेशन। एंड अगेन एक और लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज किया गया है, 4 मैं लिख तो देती हूँ ना क्योंकि यूज किए हैं। थर्ड था, फोर्थ क्या हो गया? क्या हो गया? फोर्थ रेपिटेशन। ठीक है, रेपिटेशन तो सबको पता ही है, फिर भी लिख देती हूँ। वर्ड्स repeated within a line or paragraph to lay emphasis. emphasis यानी कि उस बात पे वो जोर डालना चाहते हैं। ओके, दैट इज रेपिटेशन। अच्छा, 5वां आ गया, नाम तो सुना ही होगा, है ना? कौन है ये? डॉन? नहीं, एलिटरेशन। एलिटरेशन बेसिकली क्या होता है कि जब ये भी है विद इन अ लाइन, या विद इन आप कह सकते हो आसपास वाले जो वर्ड्स होते हैं विद इन अ लाइन या नियर बाय वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड, ध्यान से सुनना, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट पता है ना सबको क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड सेम हो, बता रही हूं, चिंता नहीं करो। वॉवल पढ़े? वॉवल, AEIOU वॉवल कहते हैं। तो AEIOU के अलावा जितने भी लेटर हैं वो है कॉन्सोनेंट। तो आपकी किसी भी लाइन में या आसपास वाले शब्द में जो कॉन्सोनेंट साउंड अगर सेम है तो वो एलिट्रेशन है। मैम फॉर एग्जाम्पल टेस्टी ट्रीट, क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे? टी, टी, ट का साउंड है ना, टी रिपीट हो रहा है, टी कॉन्सोनेंट है तो ये एलिट्रेशन हो गया, है ना? वंडरफुल, वंडरफुल वॉल, तो ये क्या है? W का साउंड यहाँ पे रिपीट हो गया, है ना? बिग अ ब्रेक। अब यहाँ पे बोलोगे मैम ये पास तो नहीं है, लेकिन दूर थोड़ी ना है, एक ही लाइन में ही है ना, तो अगर इसके बीच में A भी आ गया तो चिंता नहीं करो, B और B क्या होंगे? ये एलिट्रेशन होंगे। क्लियर एग्जाम्पल? तो यहाँ पे अब आप मुझे बता सकते हैं कृपया करके कि कहाँ यूज किया गया है एलिट्रेशन? देखो, द विंड गॉड विनोज, विंड गॉड, तो यहाँ W और W नियर बाय है, बीच में कोई शब्द आ जाए एक दो तो दिक्कत नहीं है ना। तो द विंड गॉड, यहाँ किसका साउंड रिपीट हो रहा है? W का। W एक कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है भाई, बिल्कुल। तो व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड ओवर हियर? इट इज एलिटरेशन। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर कि एग्जाम में अगर आता है, मैंने आपको बिल्कुल ही आराम से जो है एंड क्लियर करते हुए आपको पढ़ाया है, तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे एक बार और देख लेते हैं। He won't do what you, अच्छा एलिट्रेशन आपको बहुत सारी जगह पे देखने को और भी मिल सकता है। ठीक है, He won't do what you, तो देखो यहाँ पे
व और वो WW फिर से रिपीट हो रहा है तो अलिटरेशन हो गया. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट steadfast, do this and the wind will be. देखो wind will, WW रिपीट हो रहा है, W तो बहुत बार रिपीट हो रहा है. Wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish. तो यहाँ फ साउंड भी रिपीट हो रहा है. क्लियर है आपको सारे फिगर्स ऑफ स्पीच एंड लिटरेरी डिवाइसेस जो हमने यूज किए गए हैं. चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड द वंडरफुल सेशन फॉर आवर पोम विंड. इसका एक्सप्लेनेशन उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा. एंड अगर समझ आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज ज़रूर बताएं ताकि हमें भी जो है ना मोटिवेशन मिलता रहे. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम बता दूं, एक ऐसा चैनल है जहां आपको मिलती है एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन. ये जितने भी बोर्ड्स हैं आपके फ्रेंड्स कजिन्स इसमें पढ़ते हो तो आप उनको ज़रूर बताएं कि यार यहाँ सारी एजुकेशन जो है फ्री 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 विद क्वालिटी कंटेंट आपको मिलती है. तो आप यूट्यूब पे हमारा चैनल देख सकते हैं नाम सर्च करके, एंड इवन हमारी अपनी वेबसाइट भी है, और आप चाहें तो ई नोट्स भी एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं. सो मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.